सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मास्टरी कैसे गेन की जाए। ये एक फैक्ट ड्रिवन और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हॉलिस्टिक वे में एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और मैं वीडियो की शुरुआत ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस पहले पढ़ने चाहिए, कि पहले पैसेज को पढ़ना चाहिए, टोन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इन्फेरेंस वालों को ऐसे सॉल्व करें। ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे एक एक करके इनके ऊपर भी, लेकिन सबसे पहले आपको रूट लेवल पे जाके चीज़ों को समझना है। तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ऑब्स्टेकल स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप वीडियोस पे वीडियोस देखते जाएंगे और आपको ये समझ नहीं आएगा कि कमी कहाँ पे रह रही है इतनी वीडियोस देखने के बाद भी। और बच्चों की तो डिमांड भी अलग अलग है। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते, सर ये बताओ कि बिना पढ़े कैसे करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व। मतलब ये कुछ ऐसे नहीं हो गया कि बिना एग्जाम दिए कैसे करें एग्जाम में टॉप, या फिर बिना आंख खोले कैसे देखूं आपकी वीडियो। भाई टीचर हो, जादूगर थोड़ी हो। कुछ भी पूछ लेते हैं बच्चे, और मेरे को ये समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में ये शॉर्टकट बातें डाल कौन रहा है। मतलब वो बच्चे पागल है जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, सीरियसली लर्न करना चाहते हैं, तो एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे पेशेंस के साथ। जो मैं समझा रहा हूँ भाई, टाइम लगता है चीज़ों को समझाने में। सबसे पहले हम प्रोमिनेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। देखो, आप आधा पौना घंटा अगला आप मुझे देने वाले हो, और सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी प्रीशियस है, मेरा भी प्रीशियस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि सही जगह अपना टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके प्री रेक्विजिट को। प्री रेक्विजिट में बात करेंगे वोकेबलरी की, सोर्सेज की, रीडिंग के और अटेंशन स्पैन की बात करेंगे। फिर रीडिंग के टिप्स की बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बड़े से बड़े पैसेज के कंटेंट को कैसे आप कॉम्प्रिहेंड करें। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्पीड रीडिंग की। फिर हम स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, आरसी की स्ट्रैटेजीज में स्किमिंग कैसे करनी है, और वही वाला सवाल कि पैसेज पहले पढ़ें कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। तो इन सारी बातों की बात हम स्ट्रैटेजीज में करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जैसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट है, टोन है, टाइटल है, मेन आइडिया है, इन्फेरेंस है। इन सब की बात करेंगे। फिर ये दो टाइप के क्वेश्चंस का ना बच्चों ने हवा बना रखा है, बहुत ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर रखी है, और कुछ भी नहीं है। टोन और इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इनको एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे एग्जांपल हैं कि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी रिलेट कर लेगा। इतने इजी तरीके से इसको समझेंगे, एक एक धागा खोल देंगे इसका। और फिर फाइनल टिप्स। फाइनल टिप्स में वो सारी बातें आपको बताऊंगा जिनको इम्प्लीमेंट करके मैंने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्किल्स को एनहांस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्री रेक्विजिट की बात करते हैं। प्री रेक्विजिट मतलब प्री रिक्वायर्ड थिंग्स। प्री मतलब पहले, रेक्विजिट आया रिक्वायर्ड से। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने से पहले जो प्री रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, सबसे पहली चीज है आपकी मेक रीडिंग अ हैबिट। देखो, मैं आपको क्लियरली ये बात बता दूं ऑनेस्टली, आप चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, या पैराजम्बल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज सीख लीजिए इन टॉपिक्स के लिए, आप इनको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। यूँ नहीं है कि हमने स्ट्रैटेजीज सीख ली और कल से ही क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको फंडामेंटल्स अपने डेवलप करने होते हैं। अब रीडिंग के ऊपर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बट नट शेल में बता देता हूँ 2-3 बातें। अगर काफ़ी डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मेक रीडिंग अ हैबिट। देखो, आपको हैबिट क्यों बनानी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पैसेजेस को उठा के देखेंगे एग्जामिनेशन में, तो वहाँ आपको डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट है, टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है। अलग अलग फील्ड से आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक्स की? एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, आर्टिकल्स है, ब्लॉग्स हैं। शेक्सपियर की किताबें नहीं पढ़नी है आपको। 6 से लेकर 10 तक की आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर आप ज़रूरी नहीं कि आपको हिंदू ही पढ़ना, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो समझ में आता है उसे पढ़िए। बस डाइवर्सिफिकेशन लाइए अपनी रीडिंग के अंदर। मैगजीन पढ़ सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मैगजीन के फ्रंटलाइन है, आउटलुक है, इंडिया टुडे है, फोर्ब्स है, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। आर्टिकल्स और ब्लॉग्स हैं, लेटेस्ट आर्टिकल्स ऑन टेक्नोलॉजी, गूगल पे लिखिए दुनिया भर के आर्टिकल्स आ जाएंगे। लेटेस्ट आर्टिकल ऑन क्लाइमेट, एक बार लिखिए तो सही, इतने सारे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स दिख जाएंगे। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको रीड कीजिए। तो सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड नॉलेज बनाइए। अगर वो स्ट्रांग है ना, तो उसके बाद जो आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेगी। फिर आप देखिएगा कि आपके मार्क्स कितने बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी एक अलग भी, जो मतलब एक पढ़ाई से अलग नॉलेज भी डेवलप होती है, इससे वो भी बूस्ट होती है।
तो रीडिंग को आपने बनाना है हैबिट, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्ड रिक्वायर्ड अटेंशन स्पैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंटरनेट का जमाना है और आपको पता है कि हम सबका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया। हम एक चीज के ऊपर ना ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट? रीजन आपको पता ही है भाई, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। आपको मैं एक सरप्राइजिंग डेटा बता दूं। सरप्राइजिंग डेटा कुछ यूं है कि एक एवरेज इंटरनेट यूजर का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। एवरेज इंटरनेट का है 6 सेकंड। इतनी ही देर तक हम फोकस रह पाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और गोल्ड फिश 9 सेकंड तक। और मैंने बताया सोशल मीडिया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हम लोग करने लगे हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब शॉर्ट्स है या फिर इंस्टाग्राम रील्स है। सबको एक तराजू में नहीं तोल रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। आज देखेंगे कि एवरेज का कितना है। इस वीडियो को पूरा आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। और ये तो मैं वीडियोस देखने का अटेंशन स्पैन बता रहा हूँ, रीड करने का तो पूछो ही मत। रीड करने का तो मतलब मन ही नहीं करता लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी। क्या कहावत? अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। मतलब 1,000 वर्ड्स पढ़ने से बढ़िया एक पिक्चर देख लो। पिक्चर मतलब कोई फोटो देख लो, उससे आपको इतनी क्लैरिटी हो जाती है जितना 1,000 वर्ड से होती है। सोचो एक पिक्चर से इतनी हो जाती है तो वीडियो से कितनी क्लैरिटी होती होगी। इसलिए लोग वीडियो से नॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1 मिनट ऑफ वीडियो इज वर्थ 1.8 मिलियन वर्ड्स। 1 मिनट की वीडियो इतने वर्ड्स के बराबर है। तो सोचो 1 मिनट की वीडियो देखने से कितनी सहूलियत होती होगी। जितना पढ़ने से वो कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाते होंगे, उतना वीडियो देख के कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं लोग। इसलिए वीडियो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ज़्यादा प्रेफरेबल तो वैसे डबल कंपैरेटिव हो गया, बट कोई बात नहीं, आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं। तो ऐसे माहौल में अगर मैं बच्चों को बोलूँ आप लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ो, आप एडिटोरियल्स पढ़ो, वो पढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इवन मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखा है कि न्यूज़ को भी इतनी शॉर्ट में कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे इन शॉर्ट्स करके एक ऐप आती है और वेबसाइट आती है, 60 शब्दों के अंदर न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। 300 पेजेस बुक की जो समरी है कुकू एफएम पे 15 मिनट में सुन रहे हैं। तो जब हर चीज में शॉर्टकट मार रहे हैं और उनको फिर ये बोला जाए कि नहीं, अगर आपको इंप्रूव करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, वो कैसे पढ़ेगा? और बहुत बच्चे तो भाई काचा बादाम और मोए में फंसे हुए हैं, उनको वहां से कैसे निकालें? उन तक कैसे ये बात पहुंचाएं कि भाई रीडिंग इंप्रूव करने के लिए बुक्स, मैगजीन्स, एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। तो टेंशन स्पैन के बाद आपको ऑनलाइन रीड करने की हैबिट डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट को। देखो बच्चे रीड करते हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, बट हार्ड कॉपी रीड कर रहे हैं। लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा, डेस्कटॉप पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। तो आपको ऑनलाइन रीड करने की हैबिट डालनी है। दोनों में डिफरेंस है। आप एक काम कीजिएगा, सेम आर्टिकल को पहले हार्ड कॉपी पे पढ़िएगा, उसी सेम आर्टिकल को आप एक बार स्क्रीन पे पढ़िएगा, आपको डिफरेंस दिखेगा। स्क्रीन पे पढ़ने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम पेपर पेन से पढ़ने में यूज टू होते हैं। हम 20 साल से वही चीज़ करते आए हैं। तो जिस चीज़ पे हम यूज टू होते हैं उसमें हमारी आदत डलनी थोड़ी आसान होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो हार्ड कॉपी से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको मोबाइल पे स्विच करना है और मोबाइल के बाद आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे स्विच करना है, क्योंकि मोबाइल पे आपका पेपर नहीं होगा, डेस्कटॉप पे होगा। स्क्रॉल करने की आपकी जो हैबिट है वो होनी चाहिए। तो ऑनलाइन रीड करने की आदत भी धीरे धीरे डाल लें। अगला पॉइंट है इंप्रूव योर वोकैबुलरी। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, जैसे रीडिंग के ऊपर बना रखी थी। क्योंकि देखो आप कुछ भी रीड कर रहे हैं उसके अंदर वर्ड्स तो आएंगे और हो सकता है आपको उन वर्ड्स के मीनिंग ना पता हो। तो वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इंप्रूव करना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। तो वोकैब के लिए स्पेशल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे देख लेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। वोकैब की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, ये भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है। देखो अभी जैसे मैंने कहा कि वोकैब इंप्रूव करनी है, मैं कह रहा हूँ आप कितनी भी वोकैब इंप्रूव कर लो, चाहे मैं भी कितनी भी वोकैब इंप्रूव कर लूँ, मुझे कितने ही वर्ड्स क्यों ना आते हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाए, बहुत सारे क्या कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाए जिनके मीनिंग मुझे ना पता हो। बिल्कुल हो सकता है, आपके साथ भी होगा। इवन अगर आपको लगता होगा आपकी इंग्लिश अच्छी है, फिर भी कुछ ना कुछ वर्ड्स आ जाते होंगे ऐसे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट से गेस करने की आदत डालनी है। कॉन्टेक्स्ट से गेस करने का मतलब है कि अगर कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आसपास के सेंटेंसेस से और कॉन्टेक्स्ट से उसका मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करनी है। मैंने कहा कोशिश करनी है, एक वेग आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा।
क्योंकि अगर आप एक अच्छा रीडर बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट से क्लू लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको इस दुनिया की सारी वोकैबुलरी आती होगी, मुझे भी नहीं आती है। तो मैं भी बहुत बार जब कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो नहीं वर्ड्स मुझे समझ में आते तो मैं कॉन्टेक्स्ट से ही आइडिया लेता हूँ और बाद में जाके फिर चेक करता हूँ जो मैंने गेस किया वो सही गेस किया कि नहीं किया, फिर उन वर्ड्स को मैं बाद में लिख लेता हूँ। तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना एक चीज़ बैठी होती है, जब तक मुझे एक एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, जब तक एक एक लाइन समझ में नहीं आएगी, तब तक मुझे पैसेज ही समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। आप 70-80% भी पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे ना, वो भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, अगर आप मेन आइडिया कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं तो। चलिए जी, अब बात करते हैं रीडिंग के टिप्स के बारे में। रीडिंग की टिप्स की बात करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कोई बच्चा कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और इंग्लिश को बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप मेरी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, जो कि मैंने 2024 को टारगेट करके डिज़ाइन किया है। इसके अंदर वो सारे पेन पॉइंट को एड्रेस किया जो कि एक बच्चे को सफ़र करना पड़ता है, जिससे चाहे वो आपका ग्रामर हो, ग्रामर की प्रैक्टिस हो, एडवांस प्रैक्टिस हो, वोकैबुलरी हो, मैंने सारी चीज़ को बिल्कुल बारीकी से डिटेल में पढ़ाया है। देखो, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि पहले के टाइम पे जनरली होता क्या था कि इन्फॉर्मेशन की ना बहुत वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना वाइडली अवेलेबल नहीं होती थी। आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन तो है और इतनी ज़्यादा है, बट आज के टाइम पे वैल्यू है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की। तो ये जो हमारा कोर्स है एकदम बिल्कुल रेलेवेंट कोर्स है, अप टू डेट, एग्जाम ओरिएंटेड, कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट देने की मैंने कोशिश की है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो रीडिंग की टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड एंड री इवेल्युएट हाउ यू आर करंटली रीडिंग। देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ एनालाइज करो कि आपके अभी करंट की लिमिटेशन क्या है रीडिंग में। देखो, एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई भी टॉपिक आ सकता है। मैंने इतने सारे टॉपिक्स के आपको नाम बताए, क्लाइमेट है, टेक्नोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग टॉपिक्स को पहले रीड करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए रीड करना आसान है और कौन से टॉपिक्स आपके लिए रीड करना मुश्किल है। जब एक बार ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना, तो इंप्रूव करना थोड़ा आसान हो जाएगा, वहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। कारण उसके पीछे कि जो चीज़ आपकी आसान है, मतलब जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है, तो पहले आप उसे पढ़ने की शुरुआत कीजिए, उसमें अपना फ्लो बनाइए, फिर धीरे धीरे आप हार्ड पे जाइए। और कोई टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता है ना, तो गूगल पे पहले उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी कर लो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ो, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। मैंने जार्गन्स की शीट दी हुई है सभी बच्चों को, टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड की हुई है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। जार्गन्स क्या है? स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी है हर पर्टिकुलर फील्ड के। तो उसके अंदर आपको ज्योग्राफी के वर्ड्स मिलेंगे, कंप्यूटर के वर्ड्स मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, क्लाइमेट के मिलेंगे। तो जिस भी फील्ड की आपकी नॉलेज वीक है, तो पहले आप उस फील्ड के पर्टिकुलर वर्ड्स को इंप्रूव करो, उसके बाद उस फील्ड को पढ़ो थोड़ा सा, उसके बारे में और आर्टिकल्स पढ़ो। तो लिमिटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ पा रहे हो और क्या नहीं पढ़ पा रहे हो और कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यस और नो? अगला पॉइंट है ब्रेकअप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना एक पैसेज के अंदर आपको 4 से 5 पैराग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। इतना बड़ा पैराग्राफ देख के ना बच्चा पैनिक कर जाता है, घबरा जाता है, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना लेंदी, कैसे इसको याद रखूंगा। तो आप एक काम कीजिए, आप दो दो का पार्ट बना लीजिए। पहले 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद अगले 2 पढ़ूंगा, या पहले 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद रुक के समराइज करूंगा माइंड में ही कि मैंने क्या पढ़ा। एक बार आप रिकॉल करिए, उसके बाद अगले फिर 2 पैराग्राफ पढ़िए। एक ही फ्लो के अंदर सीधा वो रेलगाड़ी भगाते हुए नहीं चलना है हमने, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ब्रेकअप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन। 1 पैराग्राफ पढ़ के भी आप रुक सकते हैं, 2 पैराग्राफ पढ़ के भी एक बार रुक सकते हैं। समराइज करें दिमाग में ही, अपने आप को थोड़ा सा बोले कि बता भाई क्या पढ़ा, क्योंकि हमको लगता है बैक ऑफ द माइंड हाँ हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब आप पूछने लगते हो तो कभी कभी हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, बता नहीं पाता। तो जब आप रुक रुक के थोड़ा सा समराइज करेंगे, अपने आप से पूछेंगे हाँ क्या पढ़ा, तो वो थोड़ा सा रिकॉल जो आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। लुक फॉर द मेन आइडिया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था ना, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए पैसेज के अंदर। ऐसा नहीं है भाई, वो एक एक लाइन को समझने के चक्कर में ना ये देखना भूल जाते हैं कि ऑथर कन्वे क्या करना चाह रहा है, ऑथर का मेन आइडिया क्या है, क्रक्स क्या है, जिस्ट क्या है पैसेज की। तो इतना ज़्यादा आपने प्रोफाउंडली इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको ओवरऑल जिस्ट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक एक लाइन आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ओवरऑल जिस्ट भी पता होनी चाहिए। मेन आइडिया का आइडिया आपको नहीं है
तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे वो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, टोन वाले हो, टाइटल वाले हो, वो मेन आइडिया पे ही बेस्ड होते हैं। तो उसका आपको एक आइडिया होना, मेन आइडिया का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अगला है राइट अ समरी ऑफ व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने कहा था कि आप 4 पैराग्राफ हैं एक पैसेज के अंदर, तो पहले 2 पढ़े और आपने समराइज कर लिया, आप लिख भी सकते हो उसे। या आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया, चारों पैराग्राफ्स पढ़ लिए, उसके बाद आप 4 से 5 लाइन में उसकी समरी लिख रहे हो, क्या पढ़ा आपने। ये घर पे करनी है प्रैक्टिस, एग्जाम में नहीं करनी है। ये एक स्किल है जो कि ग्रेजुअली डेवलप होगी। अब लिखने से क्या होगा, मैंने वही बोला ना, आपने कोई चीज पढ़ी, दिमाग ना हमको ट्रिक करता, हाँ मैंने पढ़ ली, हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअल लिखने बैठोगे ना, तब क्लैरिटी आएगी, अच्छा इसके अंदर ये था। तो अपने हाथों से ही लिखो कि आपने क्या पढ़ा, थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाओ। यूं नहीं कि बस शुरू से शुरू हुए और आखिरी में आके एकदम वही, जैसे मैंने कहा, रेलगाड़ी भगाते हुए बस खत्म करना है, इतनी स्पीड से हम लोग चलते हैं। तो घर पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। जितना भी आप पढ़ रहे हैं माइंड में रिकॉल करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लिख के रिकॉल करना है, समराइज करना है, तो आप समराइज भी कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है, आपके काम आएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बच्चे करते हैं, मैं जब छोटा था मैं भी करता था ये गलती। करना क्या है आपको, यूज योर ब्रेन एंड आइज वाइल रीडिंग। हम लोग क्या करते हैं, बोल बोल के रीड करते हैं, मुर्गा बोला कुकड़ू को। हमारे मतलब छोटे होते थे तो वो रीड ऐसे ही करवाते थे ना, कि टीचर बोलता था बेटा खड़ा हो जा और पोयम को पढ़ी, या फिर जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर उसको रीड कर, या फिर रोल नंबर से रीड करवाते थे। भाई अब पहला रोल नंबर जो है ये एक पेज रीड करेगा, दूसरा रोल नंबर दूसरा पेज रीड करेगा। स्कूल में रीडिंग ऐसे ही करवाते थे। तो बोल बोल के ना हमारी आदत पड़ गई है रीड करने की। अब बोलने से क्या होता है ना, कि आप 1 मिनट के अंदर लिमिटेड वर्ड्स ही बोल पाओगे। जैसे अब आप इसको पढ़िए एक बार। In urban neighborhoods characterized by high rates of poverty, residents often face numerous social challenges, including limited access to quality education, healthcare disparities, and higher rates of crime and violence. अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ा और मैंने बोल के पढ़ा। तो जब आप बोल के पढ़ते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर लिमिटेड वर्ड्स ही बोल पाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बोलना नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलते नहीं है बट लिप रीडिंग करते हैं, वो भी नहीं करना है, वो भी गलत चीज है। जैसे ऐसे करने लगेंगे, मुझे पता नहीं माइक में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बट करते हैं बहुत लोग, मैं भी करता था, आप में से भी बहुत करते होंगे। तो बोलना नहीं है, बोलने से स्पीड इंपैक्ट होती है, उस हैम्पर होती है ना। आपने लिप रीडिंग करनी है उससे भी, क्योंकि लिप रीडिंग आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, साथ वाला डिस्ट्रैक्ट होगा। सर अगर मन ही मन लिप रीडिंग कर लें, अरे भाई आप चाहे बाहर बोल लो, चाहे दिमाग में बोल लो, बोलना नहीं है किसी भी तरीके से। बस 2 ही चीजों का यूज करना है। किसका यूज करना है, बस आंखों का और ब्रेन का। इन 2 टूल्स का यूज करके आप टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कीजिए। आंखें जो है टेक्स्ट को कैप्चर करेंगी, ब्रेन जो है टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करेगा। बस आंखें गड़ाई रखिए टेक्स्ट के ऊपर, ना वोकलाइजेशन करिए ना लिप रीडिंग करिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्पीड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और एग्जामिनेशन में एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होता है, यूं नहीं कि आप लगे पड़े हैं वहां पे अपना। अगला है इंप्रूव योर फोकस। देखो वैसे तो मैं अटेंशन स्पैन की बात पहले कर चुका हूं कि वो हमारा वीक है, तो अब सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए कि उससे इंप्रूव करना है और कैसे करना है। तो यहाँ छोटी सी टिप आपके काम आएगी। आप पहले कोई भी टेक्स्ट रीड करके देखिए कि आप कितनी देर तक रीड कर पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 5 मिनट तक रीड कर पा रहे हैं, तो यूं नहीं है कि आपको अपनी लिमिट को अब 5 मिनट से सीधा आधे घंटे तक लेके जाना है, उस फोकस को सीधा आधे घंटे तक लेके आना है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपका फोकस 5 मिनट का है तो पहले आप ये कोशिश कीजिए 5 से 7 तक कैसे आया जाए। 7 तक आ जाए तो आप कोशिश कीजिए कि इसे 10 तक कैसे लाया जा सके, क्योंकि बड़े आर्टिकल्स होते हैं, बड़े पैसेज होते हैं, तो उसको पढ़ने में टाइम भी लगता है। और अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्या पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बहुत दिक्कत आएगी। पढ़ेंगे कुछ और जवाब कुछ दे देंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो फोकस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा स्टॉप वॉच या अलार्म का आप यूज़ कर लेंगे, पहले 5 मिनट, फिर 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, ऐसे धीरे धीरे करके अपने फोकस को बढ़ाएंगे। चलिए जी, स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है हमारी वो है स्किमिंग। मुझे उम्मीद है बाकी सारी बातें आपको एक एक करके क्लियर हो रही है। स्किमिंग क्या है, बहुत बच्चों को लगता है स्किमिंग एक ऐसी चीज है कि बस पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ो और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। स्किमिंग ये नहीं होता है। स्किमिंग का मतलब होता है कि अगर आपके सामने पैसेज आया है तो बस मोटे मोटे शब्दों को देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो, ये पता लग जाए कि जिस्ट क्या है।
ये पता लग जाए कि टॉपिक किस चीज के बारे में है, ताकि आपकी फेमिलियरिटी बढ़ जाए और जब एक एक लाइन आप पढ़ो, मतलब अच्छे से उसको पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देखिए, ये आपके सामने एक पैराग्राफ है। अब स्किमिंग बच्चे ये समझ लेते हैं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे मैं मोटे मोटे शब्दों को देख रहा हूँ, मैं अर्बन नेबरहुड्स की बात कर रहा हूँ, पॉवर्टी है, यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, क्वालिटी एजुकेशन दिख रहा है मुझे, हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज हैं, क्राइम एंड वायलेंस है, समझे, सोशल एलिनेशन है, डिस्ट्रेस है, कम्युनिटी है। ये मोटे मोटे वर्ड्स हैं, मुझे पता लग रहा है कि भाई किस चीज की रिगार्डिंग बात हो रही है, तो एक आइडिया लग गया। ये होती है स्किमिंग। अब उसके बाद फिर मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, इन अर्बन नेबरहुड्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेट्स ऑफ पॉवर्टी, रेसिडेंट्स ऑफन फेस, फिर मैं उसे धीरे धीरे समझूंगा। तो आप बोलोगे सर स्किमिंग करने में थोड़ा टाइम नहीं चला जाएगा? अरे भाई हल्का सा टाइम दे के आपकी फैमिलियरिटी बढ़ रही है, आपको ये पता लग रहा है कि जो इतना बड़ा आप आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो वो किस चीज के रिगार्डिंग है, तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको और आसानी से समझ में आएगी वो चीज। ये चीज आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज बच्चे बोलते हैं सर अगर बहुत बड़ा अगर आर्टिकल है या बहुत बड़ा पैसेज है तो उसकी स्किमिंग कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप पहले पैराग्राफ की स्किमिंग कर लो, लास्ट पैराग्राफ की स्किमिंग कर लो, और जो बीच के पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन को बस पढ़ लो। क्योंकि अच्छा राइटर जो होता है वो पहली लाइन में ही वो बात पोर्ट्रे कर देगा जो वो पूरे पैराग्राफ में करने वाला है। और एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे राइटर्स के ही पैसेजेस और आर्टिकल्स आते हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है। तो स्किमिंग करते टाइम आपने इज, एम, आर ये वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, प्रेपोजिशन वगैरह जो होते हैं, कंजंक्शन, इनको नहीं पढ़ना है। एडजेक्टिव्स, नाउन्स और जो एडवर्ब्स होते हैं इन पे ज्यादा ध्यान देना है। मोस्टली एडजेक्टिव्स और नाउन्स पे ध्यान देना है आपने। क्लियर है जी? उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच द पैसेज। अब ये एक ऐसा सवाल है कि बच्चे इतना परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी टेक्निक सही है। अब यहां पे हमारे पास दो टेक्निक है। पहली टेक्निक है PQ अप्रोच और दूसरी है QP अप्रोच। तो क्लियरली आपको ये नाम से एविडेंट है, P मतलब पैसेज, Q मतलब क्वेश्चन। तो पहले पैसेज पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद पैसेज सॉल्व करें। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को ये सवाल। तो देखो दोनों के अपने फायदे हैं। आप ये देखिए कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लग रही है, आप ट्राई कर करके देखिए कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। मैं दोनों के बारे में एक बार बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है? मैं यूं नहीं कहूंगा कि ये वाली अच्छी है और ये बेकार है, या ये बेकार है वो अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के अपने प्रोज हैं, ठीक है? पहले PQ अप्रोच को समझेंगे। पैसेज फर्स्ट, क्वेश्चंस लास्ट। मतलब पहले पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस फिर सॉल्व करने हैं। इसमें करना क्या है, जैसे आपके सामने एक पूरा पैसेज आया, उसके अंदर पैराग्राफ है आपके पास। एग्जाम्पल के लिए हम 4 पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है? तो आपने करना क्या है, पहले 2 पैराग्राफ्स को पढ़ना है अच्छे से, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को स्कैन कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इन 2 पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद। पूरा एक ही बारी में मत पढ़ लेना, चारों मत पढ़ लेना एक ही बारी में, पहले 2 पढ़ना और क्वेश्चंस को स्कैन करना कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कौन सा नहीं। फिर उसके बाद अब तीसरा और चौथा इन 2 पैराग्राफ्स को पढ़ना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे वापस जाना, देखना कौन कौन से क्वेश्चन अब इन पैराग्राफ से सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आप PQ अप्रोच को ऐसा डील कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर एग्जामिनेशन में ऐसे भी तो क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऑप्शंस के अंदर एक आधी लाइन ऊपर के 2 पैराग्राफ से होती है और एक आधी लाइन नीचे के 2 पैराग्राफ से होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई पूरा भी तो पढ़ोगे ही ना, फर्स्ट सेकंड पढ़ रहे हो, फिर थर्ड फोर्थ पढ़ रहे हो, तो पूरा भी तो पढ़ा गया ना, तो वैसे क्वेश्चन को बाद में डील कर लेना। नहीं समझे मेरी बात? तो ये भी एक टेक्निक है, बहुत बच्चे इसे इंप्लीमेंट करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। तो आप देखिए क्या ये टेक्निक आपके लिए सही है कि नहीं। दूसरी टेक्निक जो कि मुझे अच्छी लगती है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको इंप्लीमेंट करता हूं, क्या है? QP अप्रोच। क्वेश्चंस पहले, पैसेज बाद में। आप मुझे एक चीज बताइएगा, इतना बड़ा आपके सामने पैसेज है, ये इतना बड़ा पैसेज है, आपको पता है इसके अंदर क्या रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है? नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है। आपको पता है कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बना होगा, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बना होगा? आपको थोड़ी पता लगेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या इसमें रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है ये जानने के लिए आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के नंबर मिलने वाले हैं। पैसेज पढ़ के हम कोई तुर्रम खानी बन जाएंगे, दुनिया को नहीं दिखा देंगे पता नहीं क्या ही कर लिया हमने। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे उसको कोई फायदा नहीं है, नंबर उस चीज के मिलने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस पे नजर डाल लीजिए, क्वेश्चंस को स्कैन कर लीजिए, क्वेश्चंस के की पॉइंट्स भी लिख लीजिए कि पहले क्वेश्चन में ये पूछा है,
दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है, छोटे छोटे की पॉइंट्स बना लीजिए, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज सेट है कि मुझे वही चीजें ढूंढनी है जो पूछी गई हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। और चीजें भी पढ़नी है जो कही गई हैं, बट उन पे इतना ध्यान नहीं देना है। तो इससे चीजें थोड़ी फिल्टर डाउन हो जाती है। तो आप देखिए कि पहली सही है आपके लिए, दूसरी सही है, मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार सेट कर लीजिए कि अगर इस पे आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो फिर बाकी जितने भी पैसेजेस आप सॉल्व करेंगे इससे करें। कुछ दिन इसे इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि कुछ पैसेज जो हैं आप इस वाली अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पैसेज इस वाली अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। इससे आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जिस भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं ना, फिर आप जितने भी पैसेज सॉल्व करेंगे वो उसी सेम टेक्निक से आपको सॉल्व करने हैं, अलग अलग से नहीं करने हैं। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का पैसेज आपके सामने आ रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट एक ही तरीके की टेक्निक को फॉलो करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है राइट की पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको समझेंगे। देखो, ये आपके सामने पैसेज है, इसके अंदर पैराग्राफ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चंस हैं, जैसे भाई पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। बहुत बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपने कितने भी अच्छे से पैसेज क्यों ना पढ़ा हो, बट फिर भी आपको रेफर करना पड़ जाता है। यस और नो? मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करते करते आपको रियलाइज हुआ कि आपको एक बार पैसेज को रेफर करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कहीं पे पॉवर्टी की बात हुई है, ठीक है, और आपको भी याद है कि आप जब पैसेज पढ़ रहे थे तो कहीं पे पॉवर्टी की बात हुई थी। तो हम क्या करते हैं, तो टाइम कॉन्स्टेंट होता है एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास, तो हम ना पैनिक कर जाते हैं, हबड़ धबड़ करने लग जाते हैं। पॉवर्टी कहाँ तक करते हैं ना, से यहीं पढ़ा था, इस वाले पे था, क्योंकि टाइम एक तो कम होता है। तो वो आप पैनिक ना करें, वो होश पोश ना हो जाए चीज। तो आप की पॉइंट्स लिख सकते हैं। की पॉइंट्स का मतलब है, जैसे आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ से कुछ 4 या 5 वर्ड्स बाहर निकाल लीजिए, जिनको पढ़ते ही आपको यह समझ में आ जाए कि इस पैराग्राफ में क्या बात हो रखी थी, इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पॉइंट्स को निकालना, बट विद प्रैक्टिस ये चीज आपको आ जाएगी। ऐसे ही अपने शब्दों में, या वही सेम शब्द जो अंदर लिखे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लो, बस 4-5 वर्ड्स। ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ के भी कुछ कीवर्ड्स आप बाहर निकाल लीजिए, थर्ड के भी और फोर्थ के भी। देखो, इन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये आपकी एक्यूरेसी सुनिश्चित कर देती है। और जब आप इनको घर पे प्रैक्टिस करोगे तो टाइम भी इतना नहीं लगेगा। पहली बार जब आप इन चीजों को सुन रहे हो ना, आपको लगेगा यार सर ये तो बहुत मुश्किल है, सर ये कैसे होगा, इतना टाइम कहाँ होता है। भाई वही वाली बात है, एक्यूरेसी पहले है, स्पीड बाद में है। तो पहले कॉन्सेप्चुअली कमांड आपकी होनी चाहिए चीजों के ऊपर, उसके बाद प्रैक्टिस कर करके उसमें स्पीड आ जाएगी। तो पहले से कुछ की पॉइंट निकालिए, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मान लो पॉवर्टी वाला की पॉइंट है, तो आपको पता है अच्छा पॉवर्टी सेकंड पैराग्राफ में बात हुई थी, क्योंकि आपने की पॉइंट्स देख लिए। अच्छा, इस पैराग्राफ, बस इसी पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर रेफर करते टाइम। यूं नहीं कि परेशान हो रहे हो, कहाँ तक ढूंढ रहे हो उसको पागलों की तरह उस टाइम पे। और वो पैनिक में क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो जाता है, और ढूंढ रहे होते हैं कुछ, मतलब जवाब कुछ देना होता है और कुछ का कुछ दे देते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो की पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। अगला है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स रिक्वायर एक्स्ट्रा फोकस। जैसे स्किमिंग में भी मैंने आपको बताया, एक अच्छा जो राइटर होता है ना यार, वो पहले पैराग्राफ में और आखिरी में अपना मेन आइडिया जरूर कन्वे करता है। और मैंने कहा एग्जामिनेशन में अच्छे राइटर के ही आर्टिकल्स और पैसेजेस आते हैं। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन को 2 बार भी पढ़ना पड़े ना, पहले पैराग्राफ को, तो आप पढ़िए, क्योंकि शुरू का ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आखिरी का क्या ही समझ में आएगा, या बीच का क्या ही समझ में आएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स रिक्वायर एक्स्ट्रा फोकस। और मैंने कहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके मेन आइडिया से सॉल्व हो जाते हैं, तो इन पे आपने ध्यान देना है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। पूछा है क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम बताओ, बता रहे हैं वहां पे सिनोनिम। पूछा है नॉट ट्रू बताओ, बता रहे हैं ट्रू। पहले क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है, अच्छे से। जल्दबाजी नहीं करनी है, हाँ मुझे समझ में आ गया, हाँ मुझे समझ में आ गया। अच्छे से देखो, कि मैंने दोबारा ये बात आपको बता रहा हूं कि पैसेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत कुछ होगा। तो क्वेश्चन ही ढंग से समझ में नहीं आया तो कितनी भी आप मेहनत कर लो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। चलिए अब क्वेश्चंस की टाइप्स की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
एक बार वन बाय वन बात कर लेते हैं। अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज। ट्रू बताना होता है, 3 स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा अकॉर्डिंग टू पैसेज इसमें से ट्रू कौन सी है। फिर फॉल्स वाली भी आपसे पूछ लेता है, या ट्रू को ही नॉट ट्रू करके रेफर कर देता है, कभी कभी वो फॉल्स बन जाता है। किसी वर्ड का एंटोनिम भी पूछ सकता है, किसी वर्ड का सिनोनिम भी पूछ सकता है, पैसेज की टोन पूछ सकता है। विच स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स, विच स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, ये वही इन्फेरेंस वाला क्वेश्चन है। इसकी बात अभी हम आगे चल के करेंगे कि भाई 3 स्टेटमेंट दे दी और पूछेगा इनमें से कौन सा, या 4 स्टेटमेंट दे दी, इनमें से कौन सा इन्फेरेंस है पैसेज का। फिर आगे सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, टाइटल पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कोई लाइन पैसेज में लिखी हुई है, उसी को ही डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया, जिसे हम एक्सप्लिसिट क्वेश्चन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इम्प्लिसिट आपके इन्फेरेंस वाले ही होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि एक पैसेज था, उसका पैराग्राफ था, और पैराग्राफ का पैराग्राफ उठा लिया क्वेश्चन में और आखिरी में ब्लैंक छोड़ दिया, और आगे 4 आपको ऑप्शन दे दिए, बताओ कि कौन सा जो ऑप्शन है इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा। पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जिस पे बच्चे ना ज़्यादा ही, मैंने कहा, हाइप क्रिएट कर रखी है। एक तो टोन वाले क्वेश्चन है और एक इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चन क्या है और इन्फेरेंस क्या है, क्योंकि बाकी सब जनरली हो ही जाते हैं। एंटोनिम है, सिनोनिम है, ट्रू है, टाइटल है, मेन आइडिया है, बता देते हैं बच्चे, ठीक है। टोन बेस्ड क्या होता है? टोन जो होता है ना, देखो, टोन और ट्यून से आप इसको रिलेट मत करना। टोन का यहाँ पे मतलब है कि ऑथर का क्या मूड है पैसेज के टुवर्ड्स, ऑथर की क्या फीलिंग है, ऑथर का क्या एटीट्यूड है, या उसके इमोशंस कैसे हैं उस पैसेज के टुवर्ड्स, अपने सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, वो टोन होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई पैसेज है और उसके अंदर इस टाइप के वर्ड्स यूज ज़्यादा हो रखे हैं, चीयरफुल है, एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, तो साफ साफ आपको पता लग रही है कि जो ऑथर की टोन है वो थोड़ी हैप्पी है, पॉजिटिव टोन है। समझ गए ना? टोन क्या, इमोशंस, फीलिंग, वही आपकी टोन है और कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है। किसी पैसेज के अंदर ऐसे वर्ड ज़्यादा यूज हो रखे हैं नेगेटिव टाइप के, ट्रेजिक है, ग्लूमी है, डिस्पेयर है। ट्रेजिक मतलब कुछ आपके साथ दुखद कोई घटना हो गई है, ग्लूमी सैडनेस से रिलेटेड है, डिस्पेयर होपलेसनेस से रिलेटेड है। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जो टोन है थोड़ी सीरियस होगी, सैड होगी, या नेगेटिव होगी, पेसिमिस्टिक होगी। तो आपको ना कुछ सर्टेन वर्ड्स को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ऑथर का मूड या ऑथर का एटीट्यूड क्या है उसके सब्जेक्ट के टुवर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको बात समझ में आ जाएगी। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, एक बार मुझे बताओ कि इस पैसेज की क्या टोन है। चलिए, अब मैं आंसर नहीं बताता हूं, आप एक काम कीजिए, कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, पहले आप उनको एक बार ऑब्जर्व करो। द प्लेग्राउंड बज्ड विद एक्साइटमेंट एज चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेड टुगेदर। बज्ड विद एक्साइटमेंट का मतलब है शोर मचा रखा था, पूरे एक्साइटेड हो रखे थे। तो देखो यहाँ पे वर्ड देखो, एक्साइटमेंट, चिल्ड्रन हंस रहे थे, लाफ्ड, खेल रहे थे साथ, मतलब एक हैप्पी टोन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। द सन शोन ब्राइटली ओवरहेड, ब्राइटली मतलब सूरज पूरा बढ़िया निकला हुआ था, ठीक है। क्योंकि अगर जनरली सूरज नहीं निकला होता है तो वो ग्लूमीनेस से रिलेट कर लेते हैं लोग, थोड़ा ब्लीक माना जाता है विंटर को, थोड़ा सा मतलब कि माना जाता है कि अभी मायूसी छाई हुई है। विंटर जनरली इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो सन शोन ब्राइटली ओवरहेड, कास्टिंग लॉन्ग शेडोज अक्रॉस द ग्रीन ग्रास, बर्ड्स चिप्ड हैप्पीली, देखो हैप्पीली यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन हो रखा है, इन द ट्रीज, एडिंग टू द चीयरफुल एटमॉस्फेयर, इट वाज अ परफेक्ट डे फॉर फन एंड एडवेंचर। आप सारे वर्ड्स को देख के समझ पा रहे हैं कि जो हमारी टोन होगी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी। अब देखो, आपने वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपके सामने वर्ड्स गिवन है उनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, मतलब जो टोन पूछी हुई है उनके मीनिंग भी पता होने चाहिए। तो मतलब आपकी वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वोकैब अच्छी नहीं है तो आप भूल ही जाओ, फिर तो नहीं सॉल्व हो पाएंगे ये क्वेश्चन भी। अब मेलनकलिक जो है वो मेलनकली से बना है, सैडनेस से रिलेटेड है। यूफोरिक यूफोरिया से बना है, ये ब्लिस हैप्पीनेस से रिलेटेड है। पेंसिव जो है ये टेंशन से रिलेटेड है, वरिड हैं आप। और डिसकॉन्सलेट भी अनहैप्पी होता है, इसका मतलब आप डिसअपॉइंट हो रखे हैं या आप सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों से, ना खुश हैं। तो अगर मैं देखूं टोन तो कैसी समझ में आई थी मुझे, हैप्पी और पॉजिटिव टोन। ये सैडनेस से रिलेटेड है, ये आपका हैप्पीनेस से रिलेटेड है, ब्लिस यूफोरिया, समझ गए, एक्सटेसी जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा है। पेंसिव टेंशन नहीं है ऊपर, और अनहैप्पी और डिससेटिस्फैक्शन भी कुछ भी नहीं है।
तो आप बस इस चीज को समझिए, सर्टेन वर्ड्स को पकड़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने जानबूझ के 2 अलग अलग पैसेज उठाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि टोन कैसे पकड़नी है। वीडियो को पॉज करो एक बार, आई होप बना लिया होगा। अब आप उन वर्ड्स को ऑब्जर्व करो जो अंडरलाइन किए हैं मैंने। एमा पिक्ड आउट द विंडो, विंडो से झांक के देखा, क्या देखा? डार्क क्लाउड्स थे गैदरिंग इन द स्काई। शी हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे, मतलब उसका मन था पूरे दिन से कि वो चाह रही थी कि मैं बाहर जाके खेलूं। बट नाउ इट लुक लाइक इट वॉज गोइंग टू रेन, बट ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि बारिश होने वाली है। विद अ फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है कि मतलब आप किसी चीज से परेशान हो गए, से मुंह नहीं बना लेते, मूड खराब हो गया सारा, ये वाले या भौरे से इकट्ठे हो जाते हैं। तो विद अ फ्राउन शी पुट अवे, लाइन सी बन जाती है यहाँ पे, समझ गए ना? शी पुट अवे हर टॉयज एंड साइड, मतलब खिलौने ऐसे भगा के मारे उधर, और ऐसे मुंह बना के बैठ गए, ऐसे मुंह बना लिया अपना। इट सीम्ड लाइक एवरी टाइम शी वांटेड टू हैव फन समथिंग केम अलोंग टू रूइन इट, मतलब जब भी उसका मन होता है ना खेलने का, अपने आप को बोल रही है कुछ ना कुछ खराब कर ही देता है यार, मेरा मूड खराब हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, बोलते हैं ना, ये वैसी टोन आ रही है। शी विश्ड द वेदर वुड कोऑपरेट फॉर वंस, मतलब वो ये चाह रही है कि काश एक बार वेदर ठीक हो जाए और मैं जाऊं खेलने, उसका बहुत मन था। तो आप यहाँ पे शब्द देखो, डार्क क्लाउड्स, फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब मैंने बताया वरिड है, टेंशन है, डिससेटिस्फेक्शन है। रुइन मतलब उसका मूड सारा बर्बाद हो गया, खराब हो गया, सब कुछ स्पॉइल हो गया है। तो अब टोन भी कैसी होगी? ऐसी ही होगी। चलिए देखते हैं एक बार। नॉन चैलेंज का मतलब होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। नॉन चैलेंज हम लोग इनडिफरेंस को बोलते हैं। उदासीनता आपने एक टर्म सुना होगा, इनडिफरेंस, कि किसी चीज के बारे में आपसे कोई पूछ रहा है, आप कह रहे आई डोंट केयर मैन, इस टाइप का नॉन चैलेंज। एंथुजियाज्म जोश को बोलते हैं, आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लेसेंसी सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं, और डिसकंटेंटमेंट डिससेटिस्फेक्शन को या डिसअपॉइंट आप किसी चीज़ से हैं उसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई टोन नहीं आ रही है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको फ़र्क पड़ रहा है, वो मुंह बना के बैठी है, उसने अपने खिलौने उधर फेंक दिए, समझे? और क्या था? फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब उसने ये ऐसे यहाँ पे लाइनें बन गया, मूड उसका पूरा खराब हो रखा है, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो फ़र्क तो उससे पड़ रहा है। तो आप नॉन चैलेंज नहीं बोल सकते। जोश तो उसके अंदर है ही नहीं है, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। कॉम्प्लेसेंसी सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं, या कोई सेटिस्फाइड थोड़ी है वो, तो ये भी गलत। तो बचा क्या? डिसकंटेंटमेंट। मैंने ना जानबूझ के ऐसे पैसेज लिए हैं जिससे मैं आपको ये पॉइंट कन्वे कर पाऊँ कि टोन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। यहाँ तो मैंने बस आपको एक बेसिक सैंपल दिए हैं। अभी मैंने ना 10 दिन की सीरीज बनाई थी, अगर आपको पता हो तो। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट है अभी, एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स के। उसके अंदर मैंने डिफरेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स मैंने चूज किए हैं, अलग अलग फील्ड के। तो उसमें भी मैंने टोन वाले क्वेश्चन करवाए हैं, तो प्रिसाइजली आपको समझ में आ जाएगा, उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस डे 1 से देखना शुरू कीजिए। चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि टोन का तो आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन की। ये इन्फेरेंस क्या होता है? देखो, ये इन्फेरेंस जो शब्द है ना, ये इन्फर से आया है। इन्फर का मतलब होता है कुछ डिड्यूस करना, मतलब लॉजिकल रीजनिंग लगा के कुछ कंक्लूजन निकालना, इन्फर करना। आप इसको ऐसे समझो, इन्फेरेंस मीन्स यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज स्टेटेड इन अ पैसेज टू ड्रॉ अ कंक्लूजन विच इज नॉट स्टेटेड। मतलब इन्फेरेंस का मतलब है उस इंफॉर्मेशन का यूज करना जो इंफॉर्मेशन पैसेज में है, ताकि एक कंक्लूजन निकाला जा सके जो कि पैसेज में नहीं है। मतलब पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ऐसे नतीजे पे पहुंचना या ऐसे बात पे पहुंचना जो कि पैसेज में गिवन नहीं है, वो इन्फेरेंस है। एग्जाम्पल के लिए, इट मे रेन अगेन टुडे, इट मे रेन अगेन टुडे, शायद दोबारा बारिश हो सकती है। दोबारा, अगेन। अब इस बात से आप क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं? वीडियो को पॉज करके सोचो एक बार, क्या इन्फेरेंस निकल सकता है? जब उसने बोला शायद दोबारा बारिश हो सकती है, कहने का मतलब बीते कुछ दिनों बारिश हुई होगी, यही तो इन्फेरेंस निकल रहा है ना, कि शायद 1-2 दिन से या पिछले हफ्ते से बारिश हो रही होगी, तभी उन सारी बातों को कंसिडर करके वो बोल रहा है आज भी शायद बारिश हो सकती है। या बादलों को देख के लग रहा होगा, आसमान में घने काले बादल दिख रहे होंगे, मौसम खराब होगा, तूफान आ रहा होगा, यही तो इन्फेरेंस निकल सकता है ना। अच्छा, आप और सिंपल तरीके से समझिए। हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर कोई मान लो थ्रिलर मूवी है, मिस्ट्री वाली मूवी है, ठीक है? तो उसके अंदर जो स्टोरी जब चल रही होती है, तो आपको सब कुछ डायरेक्टली थोड़ी दिखा दिया जाता है, उसमें क्लूज दिए जाते हैं कि देखो अब इधर से ये हो रहा है, ये वाला करेक्टर वो कर रहा है। तो जो सामने ऑडियंस होती है
वो मन ही मन इन्फर कर रही होती है कि इसने क्राइम किया होगा। बाद में पता जैसा होता है ना, ये भुआ है, ये मिली हुई है, ये वो ड्राइवर होगा, ड्राइवर ने किया होगा, देखियो। मतलब जिसके साथ भी देख रहे होते हैं उसको बोलते, देख मैंने तेरे को पहले ही बता दिया, ड्राइवर निकलेगा खूनी, कर देते ना ऐसा। तो स्टोरी क्या करती है, स्टोरी आपको बस एक इंफॉर्मेशन दे रही है, क्लूज दे रही है। आप उन क्लू को यूज करके आप इन्फेरेंस निकाल रहे हो, आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, जो कि स्टोरी में गिवन नहीं है। हो सकता है एंड में गिवन हो, लेकिन उस टाइम गिवन नहीं है। उस टाइम स्टोरी में वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है कि कौन कातिल है कौन नहीं है, तो वो इन्फेरेंस है। मुझे उम्मीद है अब इससे बेसिक जाके मैं क्या समझाऊं। चलो कुछ एग्जांपल और देखते हैं इन्फेरेंस के, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। A small animal scurried across the kitchen floor, nibbling on the crumbs it found. It quickly dashed under the table when the light switched on. बताओ कौन सा है ये एनिमल है कि ये है, किसकी बात हो रही है? बात नहीं की गई है किसी की कि माउस है कि कॉकरोच है, हमें नहीं पता है। हमें गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ऐसा कंक्लूजन निकालना है जो कि गिवन नहीं है, वो इन्फेरेंस है। अरे अब तो समझ गए, समझ गए होगे। चलो अब हम समझते हैं कैसे। स्मॉल एनिमल्स करेड, अब यहाँ पे शब्दों के मीनिंग पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर वोकैबलरी वीक है तो फिर सब कुछ ही वीक है, आप ये मान के चलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वोकैबलरी का, देख लीजिएगा उससे भी। बाकी एप्लीकेशन पे जो कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश का, उसमें सेपरेट एक वोकैबलरी का भी कोर्स है। आप वोकैबलरी इंप्रूव करना चाहें तो वो भी आप इंप्रूव कर सकते हैं वहां से भी। स्मॉल एनिमल, पहली बात तो पता लगा स्मॉल एनिमल है, अब दोनों ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। स्करिड, स्करिड मतलब वो छोटे छोटे पैर जिसके होते हैं और वो दबे पांव से भागता हुआ जा रहा है, तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, माउस भी और कॉकरोच भी। स्करिड अक्रॉस द किचन फ्लोर, तो भागता हुआ गया स्मॉल एनिमल किचन फ्लोर में। अब निबलिंग ऑन द क्रम्स इट फाउंड, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा इस वाले शब्द से। निबल का मतलब होता है कुतरना। कौन कुतरता है? कॉकरोच तो कुतरता नहीं है, चूहा ही कुतरता है। क्रम्स मतलब खाने के छोटे छोटे टुकड़े जो गिर जाते हैं, तो क्रम्स जो उसको मिले उसको क्या कर रहा है, निबल कर रहा है, तो मतलब दांत ये मार रहा है, समझ गए ना, कुतरना। तो अब यहां से क्लियर हो गया किसकी बात हो रही है, माउस की बात हो रही है, यही इन्फेरेंस है। इट क्विकली डैश्ड अंडर द टेबल व्हेन द लाइट स्विच ऑन, जैसे ही लाइट जलाई वो टेबल के नीचे भाग गया। तो टेबल के नीचे तो दोनों ही भाग सकते हैं, बट मुझे इस बात से समझ में आ गया, तो गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला जो कि गिवन नहीं था, वो आपका इन्फेरेंस है। चलिए जी, कुछ बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े एग्जाम्पल से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको प्यार से समझेंगे। इन्फेरेंस क्वेश्चन टाइप आस्क फॉर एन आंसर दैट इज ऑफन ए नियर पैराफ्रेज ऑफ अ फैक्ट इन द पैसेज। कभी कभी इन्फेरेंस क्वेश्चन जो होते हैं वो पैराफ्रेज भी होते हैं। ये पैराफ्रेज क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्कूल में कभी आपने चीटिंग की है? अरे मतलब ये नहीं कह रहा कि आप पर्चियां बना के लेके गए हो, कभी अपने आगे वाले से पूछा हो एक आधा सवाल भी कि भाई तू बता दे, या मान लो आपको नहीं आता है एग्जामिनेशन में और आपके आगे टॉपर बैठा है और वो आपका दोस्त है और उसे आप कह रहे हैं भाई प्लीज हेल्प कर दियो यार, कुछ क्वेश्चन बता दियो, थोड़ा बहुत करवा दियो, इतना करवा दियो जितना मैं पास हो जाऊं। तो उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मैं बता दूंगा। अब एग्जाम शुरू हो गया है, वो आपके आगे बैठा, आप उसके पीछे हो, तो थोड़ी देर तक तो वो अपना लिखता रहा बढ़िया। आधे घंटे बाद आप उसको थोड़ा सा पंप करना शुरू कर दिया कि भाई बता दे, भाई दिखा दे। तो पहले तो वो थोड़ा सा इतराता है, क्योंकि नहीं दिखाते जनरली टॉपर्स, ऐसा होता है अरे कर लेना भाई, तू कर ले भी, मुझे पहले करने दे अपना। तो कुछ टाइम बाद उसने शीट थोड़ी सी जिसपे वो लिख रहा है थोड़ी सी ऐसे कर दी, ले भाई लिख ले, और साथ साथ एक डिस्क्लेमर और दे दिया, आपको ये कह दिया भाई ले देख ले लिख ले, लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, अपना ना बना बना के लिखियो। हाँ शाबाश, इतना ही आता होता हमको तो अपना बना तेरे से देख रहे होते, लिख तो ले, अपना बना बना के लिखियो। क्योंकि अगर सेम टू सेम वैसा लिख देगा तो टीचर को पता लग जाएगा कि चीटिंग है। अब अगर कोई स्कूल का ही टीचर चेक कर रहा है पेपर तो उसे तो पता है कि कौन पढ़ने वाला कौन नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे को डर रहता है कि पिछले वाले को दिखा दिया और सेम टू सेम उसने सब लिख दिया, तो वहां जो पेपर चेक होने गया था उसको कैसे पता लगेगा किसका असली है ये, कि कहीं आगे वाले ने पिछले बार से चीटिंग तो नहीं करी। तो इसलिए बोर्ड में बच्चे कम दिखाते हैं, कम चीटिंग करवाते हैं। पहली बात तो होती ही नहीं है बोर्ड में, कमी होती है, इक्की दुक्की होगी वो आपको पता ही है, जैसा माहौल है भारत में जानते ही हैं आप लोग। तो आप मुद्दा समझिए, उसने कहा ले देख तो ले, अपना ना बना बना के लिखियो। अब ये अपना बना बना के लिखने को पैराफ्रेजिंग कहते हैं, मतलब वही सेम बात लिख रहा है वो और पीछे वाला भी वही लिखेगा, बट बस अपने शब्दों में लिखेगा, तो ये भी इन्फेरेंस होता है।
कि सेम बात कही गई है, बात चूहे की हो रही है, बट अलग तरीके समझ गए, अपना बना के दूसरे शब्दों में बस पोर्ट्रे कर दिया है उसे, पैराफ्रेजिंग कहते हैं इसे। तो ये भी इन्फेरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट तभी आता है जब आप बिल्कुल रूट लेवल पे जाके चीजों को समझते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको जितना बारीकी से समझाया जा सके। मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो एक बार। तो आई होप आपने बना लिया होगा। आइए समझते हैं इसे, पढ़ते हैं पहले। इन द ईयर 2050 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन सरपास्ड 10 बिलियन पोजिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर फूड सिक्योरिटी। 2050 में बता रहा है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, 10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, उसको सरपास कर जाएगी, जिसकी वजह से आएंगे क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आएंगे फूड सिक्योरिटी के। और इस इशू को एड्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक रिवोल्यूशनरी मेथड जिसका नाम है वर्टिकल फार्मिंग। तो जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है वो है वर्टिकल फार्मिंग, और वो किस वजह से आया है, ऊपर कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के चलते आया है। क्लियर? वर्टिकल फार्मिंग में करते क्या है, यूटिलाइज करते हैं स्टैक लेयर्स को ताकि ग्रो किया जा सके क्रॉप्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। वर्टिकल आपको पता होगा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है ऐसे, तो क्रॉप्स को ऐसे वर्टिकल उसमें ग्रो किया जाता है इसके अंदर। तो वर्टिकल फार्म्स में यूटिलाइज किया जाता है स्टैक्ड लेयर्स, मतलब लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे। तो वर्टिकल वे में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें यूज करते हैं आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है, मतलब सनलाइट नहीं होती है, आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है। और प्रिसाइज क्लाइमेट कंट्रोल होता है, जितना उन क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए चाहिए एग्जैक्टली उतना ही होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका पोटेंशियल है इसके अंदर कि ये मैक्सिमाइज कर पाएगा फूड प्रोडक्शन को और मिनिमाइज कर पाएगा लैंड यूज और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। क्योंकि आपको पता है फार्मिंग से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है। सोइल इरोजन जैसे एक एग्जांपल आप लोग जानते हैं, ठीक है, उससे आता है। तो मिनिमाइज हो पाएगा लैंड यूज और एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी मिनिमाइज हो पाएगा इससे, किससे, वर्टिकल फार्मिंग से। अब उसने पूछा है कि बताइए कि इसका क्या इन्फेरेंस है। तो आप चलिए देखिए, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड अबाउट वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग प्राइमरली रिलाइज ऑन नेचुरल सनलाइट, ऐसा तो नहीं है, आर्टिफिशियल सनलाइट पर डिपेंड है वो तो। वर्टिकल फार्मिंग जो है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि अडॉप्ट की गई है फार्मर्स के द्वारा पूरी दुनिया में। ऐसा भी कहीं नहीं बोला कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ये तो मॉडर्न है। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पुरानी, जो पहले से चलती आ रही हो, ऐसा तो नहीं है। वर्टिकल फार्मिंग का एम ये है कि मिटिगेट करना है, मिटिगेट मतलब कम करना है उन चैलेंजेस को जो कि आते हैं किसके द्वारा, रैपिडली ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन के द्वारा। अब देखो ये बात कहीं बोली नहीं गई, ये अंडरस्टूड है। सबसे पहली लाइन देखो कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी, भाई सबको खाने के लिए भी तो चाहिए, जिंदा कैसे रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला है टू एड्रेस दिस इशू साइंटिस्ट ने डेवलप किया वर्टिकल फार्मिंग, जिससे कि क्या हो पाएगा, मिनिमाइज हो पाएगा लैंड यूज, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होगा, प्रोडक्शन जो है फूड की वो मैक्सिमाइज हो पाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक कंक्लूजन निकाला है जो कि गिवन नहीं है, हमने सेंस निकाला है, लॉजिकल रीजनिंग यहां पे यूज करी है। तो ये एग्जैक्ट लाइन कहीं पे दिख रही है आपको, इन्फेरेंस है, बेसिक सी बात है ये। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो सी आपका है कि वर्टिकल फार्मिंग का मतलब भी यही है कि चैलेंजेस को कम करना है, उन चैलेंजेस को जो कि बढ़ती ग्लोबल पॉपुलेशन से आएंगे, और उससे क्या चैलेंजेस आएंगे, फूड सिक्योरिटी के। तो अब उसी को कम करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग को लाया गया है। वर्टिकल फार्मिंग टिपिकली उसमें रिक्वायरमेंट होती है लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ लैंड, बट ऐसा तो नहीं बोला है, मिनिमाइज हो जाएगा लैंड यूज। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आई होप आपको इन्फेरेंस का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि क्या है इन्फेरेंस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, साइड होता हूं मैं, पॉज करो वीडियो को, बनाओ पहले खुद से। चलिए, रिसेंट स्टडीज हैव शोन अ कोरिलेशन बिटवीन रेगुलर एक्सरसाइज एंड कॉग्निटिव फंक्शन। तो स्टडीज हुई हैं हाल फिलहाल में, उसमें कोरिलेशन देखने को मिला है रेगुलर एक्सरसाइज और कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव मतलब मेंटल फंक्शन, आपका ब्रेन किस लेवल पे जो परफॉर्म कर रहा है, जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन। तो रेगुलर एक्सरसाइज और कॉग्निटिव फंक्शन के बीच में क्या दिखा, रिलेशन। एक ग्रुप है रिसर्चर्स का, उन्होंने कंडक्ट किया स्टडी जिसमें इन्वॉल्व थे 2 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पहला ग्रुप वो था जो कि एंगेज थे एक मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज 3 times a week फॉर 6 months। तो 6 महीने के लिए हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करेंगे, एरोबिक मतलब कार्डियो करेंगे, ठीक है। कार्डियो करने के बाद फिर बोल रहा है वाइल द अदर ग्रुप डिड नॉट चेंज देयर एक्सरसाइज हैबिट। दूसरा जो ग्रुप है उन्होंने कोई चेंज नहीं किया अपनी एक्सरसाइज हैबिट्स,
और 6 महीने के बाद जो दोनों ग्रुप्स हैं उनका कॉग्निटिव असेसमेंट हुआ। कॉग्निटिव मतलब एक मेंटल टेस्ट लिया गया, आईक्यू टेस्ट कह सकते हैं। और रिजल्ट्स ने इंडिकेट किया कि जो ग्रुप जो कि एंगेज था रेगुलर एक्सरसाइज में, जो कि 6 महीने के लिए हफ्ते में 3 दिन जो एंगेज था एरोबिक एक्सरसाइज जिसने की थी, उसने शो किया सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स मेमोरी में, अटेंशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, अगर कंपेयर करें उस सेडेंटरी ग्रुप से। सेडेंटरी मतलब इनएक्टिव ग्रुप था जिसने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। तो क्या इन्फेरेंस निकल सकता है? रेगुलर एक्सरसाइज का कोई इंपैक्ट नहीं है कॉग्निटिव फंक्शन पे, ऐसा तो नहीं है। पढ़ के हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो करते थे उनका अटेंशन, मेमोरी जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हुआ है, तो ये गलत हो गया। कॉग्निटिव असेसमेंट, जो असेसमेंट टेस्ट को बोलते हैं, कॉग्निटिव असेसमेंट वर कंडक्टेड बिफोर द पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं है। एक्सरसाइज में एंगेज होने के बाद हुआ, ना कि पहले। जो टेस्ट हुए वो बाद में हुए, तो ये भी गलत है। जो सीडेंटरी ग्रुप था उसने आउट परफॉर्म कर दिया एक्सरसाइज ग्रुप को। सीडेंटरी मतलब जिसने एक्सरसाइज नहीं की थी उस ग्रुप ने पीछे छोड़ दिया एक्सरसाइज ग्रुप को, ऐसा तो नहीं है भाई, बल्कि वो पीछे रह गए थे, ये आगे निकल गए थे, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर यही आंसर होगा। अगर आप एंगेज हो जाते हैं एक मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज में 3 टाइम्स अ वीक फॉर 6 मंथ्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आपको कॉग्निटिव फंक्शन में। ये बात कहीं बोली नहीं है एग्जैक्ट, बस एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल से हमको ये बात समझ में आ रही है कि अगर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो ये बात क्लियरली है कि एक्सरसाइज करने से कॉग्निटिव फंक्शन जो है इंप्रूव होता है, तो ये इन्फेरेंस है। तो डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, इनडायरेक्टली बस आपको इन्फर करना है, इनडायरेक्टली आपको कंक्लूड करना है, दैट इज इट। बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। चलिए जी, फाइनल टिप्स की बात करता हूं मैं। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आराम से समझिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, डू नॉट बॉदर मच अबाउट द स्पीड। ये एडवाइस मैं बच्चों को न जाने कितनी बार दे चुका हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 शब्द हैं हमारे पास, एक होता है स्पीड, एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और स्पीड। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, उनको पता है कि गिवन टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व करना है, तो स्पीड पे इतना ध्यान देते हैं कि एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और मैं 1000 बार बता चुका हूं कि स्पीड बाद में आती है, एक्यूरेसी पहले आती है। एक्यूरेसी पहले नंबर पे है, स्पीड बाद में है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो उस जल्दी करने का फायदा क्या हुआ? तो पहले कॉन्सेप्ट की नॉलेज डेवलप करनी बहुत जरूरी है, एक्यूरेट करना बहुत जरूरी है। विद प्रैक्टिस स्पीड अपने आप आ जाएगी, आप इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जिस बच्चे की रीडिंग वैसे ही वीक है, अब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी 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 सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो भाई, अगर आपको आधा घंटा लगता है पढ़ने में, शुरुआत में आधा घंटा लीजिए, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, आप लीजिए, टाइम लीजिए, तसल्ली बख्श पहले टॉपिक को समझिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गैदर कीजिए। एक बार आपको लगे कि हाँ, आरसी के ऊपर मेरी धीरे धीरे कमांड बननी शुरू हो गई है, उसके बाद फिर देखिए कि मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं इस टाइम को कम कर सकता हूं जो मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं। बट पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, बाद में स्पीड। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा स्पीड को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है। दूसरा है, डू नॉट गेस दी ऑप्शन। बहुत बच्चे करते हैं, तुक्का मारते हैं, ओम भट स्वाहा कर देते हैं, है ना। तो देखो भाई, गेस ना करें, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ही आपने सॉल्व करने हैं। कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि सारे ही बना देंगे। अरे कोई नहीं बन रहा तो छोड़ दो ना यार, जबरदस्ती उसे क्यों छेड़ रहे हो, क्यों नेगेटिव मार्किंग करवा रहे हो? हाँ, अगर कोई एक क्वेश्चन है और उसके आपके सामने 4 या 5 ऑप्शन है और आखिरी के 2 ऑप्शंस में आके आप कंफ्यूज हो गए, तो वहां आप एजुकेटेड गेस ले भी सकते हो, इंट्यूशन आपकी हेल्प कर भी जाएगी। बट आपको कुछ आता ही नहीं है, फिर भी तुक्का मारना है कि चलो देख लेंगे हो जाएगा सही, ऐसे ना करें भाई। जब क्लियर कट आपको पता हो तभी आप आंसर टिक करें, अदरवाइज रहने दीजिए। डू नॉट गेस दी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना सॉल्व करना या ना अटेम्प्ट करना बेटर रहेगा, आप बचे रहेंगे नेगेटिव मार्किंग से। डू नॉट रिलाई टू मच ऑन योर प्रायर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब ये पर्सनल एडवाइस है मेरी। कैसे? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो अपना क्या, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल उन बच्चों से रिलेटेड है जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता होता है। जैसे समझिए कि आपके सामने कोई टॉपिक आया आरसी का और उसके बाद क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है, क्लियर, और टॉपिक भी आ गया ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं जब टॉपिक हमारी फील्ड का या हमारी पसंद का या हमारे इंटरेस्ट का आ जाता है या ऐसा आ जाता है जिसमें हमें नॉलेज होती है, तो हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चक दे फट्टे काके आज तो है, नप दे गिल्ली पूरी है, ऐसे हो जाते हैं कि आज तो मजा आ गया, सारे बना दूंगा। बट उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी हमारे साथ यहाँ पे ट्रिक करता है।
क्या ट्रिक करता है? अब मान लो आप ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज रखते हैं और ज्योग्राफी वाला ही आपका पैसेज है, तो वो क्या करेगा, कोई क्वेश्चन है, उसके जो ऑप्शन है ए बी सी और डी, एग्जामिनर क्या करता है कभी कभार, कुछ कुछ केसेस में बता रहा हूं, वो क्या करता है कि जैसे मान लो बी तो आपका आंसर ही है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का बी तो आपका आंसर ही है, बट ए या सी या डी में एक आधा ऑप्शन ऐसे रख देगा जो कि उस पैसेज से रिलेटेड तो होगा, बट उसकी बात पैसेज में कहीं नहीं की गई होगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, वो बात होगी ज्योग्राफी से रिलेटेड, कोई ज्योग्राफी का ही फैक्चुअल पॉइंट होगा और वो सही होगा ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल, बट उसकी बात उस पैसेज में नहीं हो रखी होगी। लेकिन जल्दबाजी के चलते हम लोग कभी कभी ऐसे पॉइंट भी चूज कर लेते हैं जो कि पैसेज में डिस्कस नहीं है बट वैसे सही है, इन जनरल वो बात सही है, तो हम ना फ्लो में बह जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए बात बोली गई है, डू नॉट रिलाई टू मच ऑन योर प्रायर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये एक्सपेक्ट करके ना चले मुझे तो आता है, या उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई नॉलेज पहले से है तो उसे आप साइड कर दीजिए, पहले जो लिखा गया है उसी में से बस आप जवाब दीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, मुझे तो इसके बारे में ये भी पता है, मुझे तो उसके बारे में वो भी पता है, तो एग्जामिनर को भी बहुत कुछ पता है फिर तो काट लेगा आपके नंबर, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पैसेजेस, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना आपको पता लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के जो आरसी हैं वो पूछे जाते हैं, उतना आपको ये समझ में आएगा कि इन टाइप के टॉपिक्स मुझे ज़्यादा कमांड बनानी है। क्वेश्चंस पैटर्न का भी आपको समझ में आएगा, चाहे आपसे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे एक भी ना बने बट आप ट्राई करो, फेमिलियरिटी लेके आओ, अवेयरनेस बढ़ाओ अपनी, पूछा क्या जा रहा है, तभी आप रेलिवेंट चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप को समझ नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, या रीडिंग करते टाइम कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना और कौन से नहीं है। तो प्रीवियस ईयर पैसेज जरूर सॉल्व करें। लर्न व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, जरूरी नहीं कि आपको सारी इंप्लीमेंट करनी है, आपसे जितनी इंप्लीमेंट होती है आप उतनी इंप्लीमेंट कीजिए। कोई एक टेक्निक हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, वही सेम टेक्निक दूसरे बच्चे के लिए हेल्पफुल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सब अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं, सबका आईक्यू बिल्कुल डिफरेंट है, सबकी इंग्लिश की जो स्किल्स है वो भी डिफरेंट लेवल पे है, कोई बेसिक है, कोई मॉडरेट है, कोई एडवांस है। तो जो मैंने बातें बता दी है वो पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा इसी तरीके से करोगे तो सॉल्व होगा, नहीं समझे मेरी बात। हो सकता है कि आप कुछ अपनी ही ऐसी कोई ट्रिक बना ले या ऐसा कुछ अपना खुद क्रिएट कर लें कि उससे आपको जल्दी सॉल्व आप कर पा रहे हैं, उससे आपको क्वेश्चन आसान लग रहा है तो आप उससे सॉल्व कीजिए। तो घुमा फिरा के बात यह है कि जितनी भी मैंने आपको बातें बताई ना, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है आप उसे इंप्लीमेंट कीजिए, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसे आप हटा दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो आई होप ये जो बातें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग आपको समझाई, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। मुझे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये आज की क्लास कैसी रही, आपको क्या समझ में आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग, पहले आप कैसे डील करते थे या क्या गलतियां कर रहे थे जिसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी अगले दिन अगली क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।